सर, आपने भी बात कही हमारी सोसाइटी में इनडिफरेंसेस हैं। से पूछ रहे हैं कि इनसे आपसे सर, अच्छा, कन्हैया जी से। शुक्रिया आपका। हाँ, आपने बात कही हमारी सोसाइटी में इनडिफरेंसेस हैं, दलित है, बहुत से पिछड़े वर्ग भी हैं। एक मुद्दा है, शायद आपने बात नहीं की अभी तक, या मैं उस पर आपका विचार जानना चाहूंगा कि हमारे देश में रिजर्वेशन एससी के लिए, एसटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यूथ में, अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 19 साल का हूँ, हमारे बीच में काफी बातें ये हैं कि अगर रिजर्वेशन होना चाहिए बहुत सही बात है, लेकिन जाति पे क्यों, किसी के सरनेम पर क्यों रिजर्वेशन है? अगर रिजर्वेशन देना चाहिए तो उसकी क्वालिफिकेशंस पे, कि उसने कितना पढ़ा है, कितना अच्छा नंबर लाया है, या रिजर्वेशन होना चाहिए कि उसके घर वाले या उसका सोशल बैकग्राउंड इतना सक्षम है या नहीं है। आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इस बात के लिए लड़ाई क्यों नहीं? दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप पूरे देश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक चेहरा बन चुके हैं। अगर स्टूडेंट, कोई भी यूनियन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अगर कोई देख रहा है तो वो आपका एक चेहरा देख रहा है। तो आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे? एक क्वेश्चन और है, मुंबई यूनिवर्सिटी, दो काफी, प्लीज सर, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। मुंबई में स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक तरीके से बंद है, तो इसके लिए क्या आप कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि आपका मानना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना बहुत जरूरी है, तो आप इसके लिए अगर कुछ करना चाहेंगे तो वो सवाल। थैंक यू। देखिए, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, पता नहीं जवाब अच्छा लगेगा कि नहीं। देखिए, एक बात तो समझिए, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको समझने के लिए थोड़ा हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से दिए गए रिजर्वेशन के अलावे इस देश में कोई अप्रत्यक्ष रिजर्वेशन काम करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले इसको समझिए। मसलन चलिए कल सर्वे करेंगे आपके साथ, ये जितना भी नाली साफ करने का काम करते हैं ना, उसमें खोज के बताइएगा मुझे कि कौन जाति के कितने लोग हैं। और दूसरा, मंदिर का जो पुजारी होता है ना, उसका भी एक कास्ट एनालिसिस करेंगे और पूछेंगे कि उसमें किस जाति के कितने लोग हैं। और तीसरा, थर्ड फॉर्म में आपको बताता हूं कि आप में और हम में ऐसी कौन सी कमी है और माननीय अंबानी जी के सुपुत्र में ऐसा कौन सा गुण है कि वो पैदा होते ही अरबपति होते हैं और हम जो है तरसते रहते हैं दो जून रोटी के लिए भी। क्या ये कोई रिजर्वेशन है कि नहीं है? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये लगेगा कि रिजर्वेशन दरअसल सोसाइटी के अंदर जो ऑलरेडी इनइक्वलिटी है ना, उसको खत्म करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई और इनइक्वलिटी सोसाइटी में पैदा करना है। लेकिन पैदा कैसे हो जाता है? पैदा इसलिए हो जाता है कि जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिला है उसको पॉइंट आउट करके हम बताते हैं कि देखो, इसको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है। चलिए इस आंकड़े पे भी बात कर लेंगे। हम पूछते हैं कि जब इस देश के अंदर मात्र 2% जॉब जो है वो सरकारी संस्थानों में है, 98% जॉब जो है वो प्राइवेट संस्थानों में है, और प्राइवेट संस्थानों में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो मुझे बताइए कि रिजर्वेशन से इनइक्वलिटी कैसे आ रही है। रही बात कि कास्ट के आधार पे क्यों, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन जो दिया गया वो इकोनॉमिक आधार पे नहीं दिया गया, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पे दिया गया। कारण क्या था कि मान लीजिए कि मैं दलित हूं और मैं आईएएस बन गया हूं, हमारे दफ्तर में जब आएंगे कोई साहब जो दलित नहीं है, वो वहां प्रणाम तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन निकलते निकलते जाति सूचक गाली दे करके जाएंगे। क्या आज भी बेटी रोटी के संबंध जिसकी मैं बात कर रहा था वो फ्रीक्वेंटली समाज के अंदर बन रहे हैं? अगर नहीं बन रहे हैं तो क्या हमको ये जो ऑनर किलिंग होता है, कुछ लोगों की किताब बैन कर दी जाती है, कुछ लोग जो खास जाति से आते हैं उनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाता है, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, तो जो हम एक इक्वल सोसाइटी बनाने की बात करते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे? हमको लगता है, मैं समझता हूं कि एक जो लाइन खिंची हुई है ना, जिसमें डायनेस्टी से लोग जो है अरबपति पैदा होते हैं, लीडर पैदा होते हैं, उनके पास एक बैकग्राउंड होता है, बहुत धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसी समाज का है, उसको कैसे हम मुख्य धारा में लाएंगे? तो एक जो लाइन खिंची हुई है ना, उस लाइन के बराबर जो है एक बड़ी लाइन खींचेंगे। ये रिजर्वेशन की कोशिश थी। मैं मानता हूं कि उसमें बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है ना कि आपके हाथ में कोई जख्म है और वो जख्म आज का नहीं है, पिछले 5000 सालों का जख्म है वो, और उस जख्म को ठीक करने की बजाय आप कह रहे हैं कि हाथ काट करके ही फेंक देंगे।
पूरी दुनिया में घूम करके देख लीजिए, अलग अलग जगह पे रिजर्वेशन अलग अलग फॉर्म में दिए जाते हैं। अफर्मेटिव एक्शन। सवाल ये है, मैं अफ्रीका के ऊपर काम कर रहा हूं। नेल्सन मंडेला जब जेल से छूट करके आए तो उन्होंने एक थ्योरी दिया ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन का, जिसमें जो गोरे लोग थे उनको कहा कि कोर्ट में आइए, एक्सेप्ट कीजिए, सोसाइटी में मिल करके रहते हैं, साथ रहते हैं। मतलब बाबर की गलती का बदला जुम्मन मियां से नहीं लिया जाएगा। मेरे बाप दादा ने दलितों के साथ क्या किया, इस आधार पे ब्राह्मणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जो ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बार बार भीमराव अम्बेडकर बोलते थे, वो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वो उस मानसिकता के खिलाफ है। और उस मानसिकता के चलते ये हुआ है। आप उत्तर प्रदेश जाकर के देखिए, जाटव जो हैं वो नॉन जाटव में शादी नहीं करते हैं, जबकि वो दोनों दलित हैं। तो ये जो मानसिकता है हायरार्की वाली, जो आपको हमसे अलग करता है, उस मानसिकता पे चोट करने की जरूरत है। और जब तक आप कोई मेटेरियलिस्टिक चेंज नहीं लाएंगे सोसाइटी के अंदर, तो ये सिर्फ आदर्शवादी कामना करने से ये समाज में लागू नहीं होता है। आज एफर्मेटिव एक्शन के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में गए, एकेडमिक्स में आए और उन्होंने सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया। और वो जो एसर्शन है, उस एसर्शन के चलते ही आज हम ऐसे माहौल में रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि आप